So welcome back to our YouTube channel Quick Prep. My name is शाहरुख सैफी। तो क्लास 11 स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम इस लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे और इसके बाद जो आएगा वो आपके इस लेसन का लास्ट पार्ट होगा, यानी हमारा पार्ट नंबर 3। वो काफ़ी शॉर्ट होगा। जो मेन था मैंने फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा बता दिया क्योंकि वीडियो भी थोड़ी वो लंबी हो गई थी, बट ये वाले जो पार्ट आएंगे इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ही कंटेंट देखने को मिलेगा। आइए बिना किसी देरी के साथ फिर शुरू करते हैं आज के इस लेसन के सेकंड पार्ट को। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने 2 टॉपिक के बारे में जाना था जो इस लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। पहला था इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ, दूसरा था जो खलीफाएं थे ना, जैसे हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म की जो नींव बचा रखी थी वह खलीफाओं ने बचा रखी थी। तो 4 खलीफा थे, उमर, बकर, उस्मान और हज़रत अली। तो हज़रत अली की मृत्यु के बाद जो नया वंश आया उसका नाम था उमैयद वंश। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए जानते हैं उमैयद वंश के बारे में। तो देखिए शुरुआत से जानते हैं। तो बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में जो खिलाफत था यानी जो खलीफा थे वह पूरी तरीके से नष्ट हो गए और उनका स्थान किसने ले लिया? राजतंत्रों ने ले लिया। अब क्या था कि 661 ईस्वी में मुआविया कौन था? एक खलीफा ही था, लेकिन यह उमैयद वंश से संबंधित था। यानी 4 खलीफाओं के बाद जो 5वां खलीफा आया, वैसे तो खलीफा 4 ही थे, लेकिन इस वंश का जो पहले खलीफा थे वो मुआविया थे। तो मुआविया ने खुद को अपना एक अलग खलीफा घोषित कर दिया और उमैयद वंश की इसने स्थापना कर दी। तो पहले जो खलीफा थे मुआविया, उसने क्या किया? दमिश्क क्या है? सीरिया की कैपिटल है, यानी राजधानियां उसे बना लिया। बाइजेंटाइन साम्राज्य, ये मैंने आपको पहले भी बताया था बाइजेंटाइन साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ के जो राज दरबारी और परंपराएं होती थी ना, और साथ ही यहाँ की जो प्रशासनिक संस्थाएं थी, तो वह उमैयद वंश के जो खलीफा थे मुआविया उसने अपना ली थी। साथ ही उसने जो डायनेस्टी थी यानी कि जो वंशानुगत उत्तराधिकार थे उसके परंपरा को भी अपना लिया था। तो इससे क्या हुआ? वह मुआवी प्रमुख मुसलमानों को इस बात पर कन्वेंस कर सका कि उसके बाद उसके पुत्र उसके उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि राजा का बेटा राजा वाली प्रथा एक तरीके से इसने शुरू कर दी और दूसरों को भी कन्वेंस कर लिया कि आप आ जाओ, आपके बाद जो राजा आएगा वो आपका पुत्र ही होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो खलीफा थे उन्होंने भी इस नए परिवर्तनों को अपनाया। तो इस प्रकार जो उमैयद वंश था वह 90 वर्षों तक सत्ता के अंदर बना रहा। तो ये तो था शुरुआती दौर। हालांकि उमैयद जो था वह एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर तो आया, लेकिन ये जो राज्य था ना वह इस्लाम पे आधारित ना रहकर शासन कला पर और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चला करता था। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था जो मुआविया था यानी पहला खलीफा उमैयद वंश का, उसने क्या किया था? उसने बाइजेंटाइन साम्राज्य के राज दरबारी परंपराओं और उसकी प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया था। तो इस प्रकार क्या हुआ? इसके वंश के अंदर ईसाइयों का भी आगमन होगा और ऐसा कहा भी जाता है उमैयद वंश जो था वह एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष था, यानी कि इसमें अलग अलग धर्म के लोग जुड़े हुए थे, खासकर मुस्लिम और ईसाई। इसके प्रशासन में ईसाई सलाहकार भी थे और साथ ही जरथुस क्या थे? एक प्रकार के ईरानी थे। तो आपने जरथुस के बारे में जाना होगा। जरथुस एक ईरानी पैगंबर था और आज के समय जो भारत का एक राज्य है केरल, तो यहाँ पर जो पारसी पाए जाते हैं वह इन्हीं के पूर्वज है, ठीक है ना। तो यह भी इसके अंदर शामिल थे। लेकिन उमैयद शासन की जो वैधता थी ना वह इस्लाम पर ही बनी हुई थी। उमैयद जो था वो हमेशा ये अनुरोध करते थे एक यूनिटी को लेके, कहने का मतलब एकता को लेके, क्योंकि अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष शासन मानते थे ताकि सभी धर्म एक साथ जुड़ के रहे और वंश जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। लेकिन विद्रोह जब कभी होता था तो ये इस्लाम के नाम पर ही उसका दमन करते थे, यानी शासन की जो वैधता थी उसे इस्लाम पर ही कायम कर रखा था। उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई थी ना वह अरबी में ही बनाई थी। अब बात आती है अब्दुल अल मलिक। तो ये देखिए अब्दुल अल मलिक जो थे ना ये भी एक खलीफा ही थे। तो ये है उमैयद वंश के 4थे खलीफा थे। आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनका जो शासनकाल था वह 685 से 705 के बीच में था। तो अब्दुल अल मलिक और उसके अधिकारियों के शासनकाल में अरब दोनों ही पहचान पर काफ़ी मजबूती से बल दिया गया। अब्दुल अल मलिक ने ही अरबी को प्रशासन की भाषा बनाई और साथ ही इसने इस्लामी सिक्के भी जारी किए। देश के अंदर उस समय सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे। तो दिनार और दिरहम जो है वह एक प्रकार की करेंसी है। अगर मैं आज के समय बात करूं तो दुबई जो है, दुबई के अंदर दिरहम चलते हैं और दिनार जो है वह
यह अल्जीरिया, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया और तुनिशिया जैसी कंट्रियों में चल रही है, यानी प्रचलन में है अभी भी। दिनार को लेकर जो सबसे मेन कंट्री है ना वो कुवैत ही है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एक कुवैती दिनार इन इंडिया, तो आपको देखिए रेट जो मिलेगा वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। आप जरूर सर्च कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कितना है एक कुवैती दिनार इंडिया के अंदर। तो ये जो दिनार और दिरहम थे ना वह रोमन तथा ईरानी सिक्कों की एक प्रकार से कॉपी थी, यानी नकल थे। इन सिक्कों पर चिन्ह बने हुए थे जो कि सलीम और अग्निवेदी से संबंधित थे। तो अब्दुल अल मलिक ने क्या किया, इन चिन्हों को हटा दिया और सिक्कों के ऊपर अरबी भाषा में लिखा गया। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और साथ ही अब्दुल अल मलिक ने जेरूसलम कहाँ पर है, इजराइल में है, यानी ये इजराइल की कैपिटल ही है। तो जेरूसलम में अब्दुल अल मलिक ने डोम ऑफ रॉक बनवाकर भी अरब इस्लाम पहचान के विकास में काफी योगदान दिया। ये डोम ऑफ रॉक जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो बच्चों ये तो थी उम्मैद वंश के बारे में जानकारी जो कि आपकी किताब में दे रखी है। अब आगे क्या हुआ वो हम अब्बासी क्रांति के संदर्भ में जानेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। इससे अब्बासी क्रांति, तो देखिए बच्चों इस लेसन के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अब्बासी क्रांति वाला टॉपिक है वो आपका एग्जाम से रिलेटेड है। बहुत बार ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है, अब की बार भी आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से जरूर समझना है। तो देखिए क्या था बच्चों, उम्मैद वंश जो था ना उसको एक मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। क्या था कि उम्मैद वंश के अंदर ईसाई और मुस्लिम ये जो थे इनका तो अच्छा शासन चल रहा था, लेकिन ईरान के जो बाहर के कबीले थे ना जो मुस्लिम थे उन्हें यह नीति रास नहीं आ रही थी। इसलिए क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा गृह युद्ध होने लगे। तो इन गृह युद्धों का यही परिणाम निकला कि लोगों ने उम्मैद वंश की जो नींव थी ना जो वो इतना मजबूत हो गया था उसे पूरी तरीके से फीका कर डाला, यानी कि काफ़ी कमज़ोर कर डाला। तो इसके बाद जो क्रांति हुई उसे अब्बासी क्रांति का नाम दिया गया था। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या बात की जा रही है। तो ये जो आंदोलन था वह एक दवा नामक आंदोलन जो कि एक प्लानिंग तरीके से किया गया था। इसके अंदर उम्मैद वंश को उखाड़ फेंका था और 750 ईस्वी में उम्मैद वंश का जो स्थान था वह अब्बासी क्रांति ने ले लिया था और इसी क्रांति को अब्बासी क्रांतियों का नाम दिया गया था। अब्बासी क्रांति के अंदर जो लोग थे उन्हें भी खलीफा ही कहा जाता था। मेन खलीफा 4 ही थे, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद जो भी खलीफा है वह अलग अलग कबीलों से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब्बासियों ने यह माना कि जो उम्मैद शासन था वह एक प्रकार से दुष्ट काम कर रहा था और उन्होंने यह दावा कर दिया, क्लेम कर दिया कि वह पैगंबर मोहम्मद साहब के मूल इस्लाम को फिर से स्थापित करेंगे, क्योंकि उम्मैद वंश के अंदर इस्लाम धर्म का सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था। हालांकि उसने जो इस्लाम को आधार बना रखा था, लेकिन वह काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा बताया गया था। तो अब्बासी क्रांति के अंदर इन्होंने यही दावा किया कि वह पैगंबर साहब के जो मूल इस्लाम है उसको फिर से स्थापित करेंगे। तो आई होप कि आपको अब्बासी क्रांति के बारे में अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। तो इसका ही सब टॉपिक है अब्बासियों का विद्रोह और उम्मैद वंश का पतन। तो बच्चों इसमें क्या था कि अब्बासियों का जो विद्रोह था ना वह पूर्वी ईरान में स्थित एक जगह है, उसका नाम है खुरासान। यहाँ आप मैप में भी देख सकते हो। तो यहाँ में शुरुआत में ये हुआ कि अरब ईरानियों की मिलीजुली संस्कृति यहाँ पे पैदा हुई। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो सैनिक थे ना मुख्य रूप से वह इराक से ही आए थे, यानी अरब सैनिक जो थे वह मुख्य रूप से इराक से ही आए थे। जब आप मैप देखोगे तो ये इराक, ईरान जितने भी खाड़ी कंट्री है वो काफ़ी क्लोज में है, ठीक है। तो क्या था कि जो अरब सैनिक थे ना जो इराक से आए थे उन्हें भी सीरियाई लोगों का जो शासन यानी प्रभुत्व जो था वह पसंद नहीं आया और साथ ही खुरासन के अरब नागरिक भी उम्मैद शासन से नफरत करते थे, यानी कि घृणा करते थे। इसके पीछे कारण यह था कि उन्होंने करों में छूट देने और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए थे ना उसे पूरा नहीं करा। तो कारण तो यही बनता है, इसलिए वह इससे नफरत करने लगे थे। दूसरी ओर वहाँ के जो ईरानी मुसलमान थे ना उन्होंने जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ता था, इस कारण वह भी उम्मैद से दूर होते चले गए। तो क्या था कि उम्मैद को बाहर यानी कि शासन से ही पूरी तरीके से बर्खास्त करने के लिए या किसी भी अभियान में शामिल होने के लिए रेडी थे। एक तरीके से यह डिफेंड करना चाहते थे उम्मैद को। तो ये था सारा रीजन अब्बासियों का विद्रोह का, जिस प्रकार उन्होंने शासन पर विजय पा ली और उम्मैद का खात्मा कर डाला, यानी उस वंश का पतन कर डाला।
तो क्या हुआ कि उम्मैद वंश का जब पतन हो गया तो अब्बासी क्रांति को एक प्रकार से सफलता मिल गई। तो देखिए बच्चों, ये जो अब्बासी थे ना, वह पैगंबर के जो चाचा थे जिनका नाम था अब्बास, उन्हीं के पूर्वज थे, या यूं कहा जाए वंशक थे। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि उन्होंने ये आश्वासन दिया कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा यानी कि एक ऐसा लीडर उन्हें उम्मैदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराया था। इसी प्रकार उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के प्रयास को भी वैध ठहराया, यानी कि लीगल ठहराया। तो क्या हुआ कि अब्बासी सेना का नेतृत्व एक ईरानी दास ने, जिनका नाम था अबू मुस्लिम, इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया, उम्मैद वंश के जो आखिरी खलीफा थे जिनका नाम था मारवान। अगर आप पूरा नाम देखना चाहते हो तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इनका प्रॉपर जो नाम था वो था मारवान द्वितीय इब्न मोहम्मद। तो क्या था कि अबू मुस्लिम ने उम्मैद वंश के आखिरी खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया, यानी कि हरा दिया। और इस प्रकार क्या हुआ, उम्मैद वंश का अंत हो गया और अब्बासी क्रांति सफल रही। तो ये था बच्चों अब्बासी क्रांति के बारे में। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ चुका होगा। हालांकि इसके अंदर जो शासक के नाम है वो कहाँ से संबंधित है, आपको इसके ऊपर ज़रूर अपना फोकस रखना है। इसलिए मैंने साइड में आपकी जानकारी के लिए भी कुछ ऐसे फोटोज़ लगाए हैं जिसके अंदर बहुत सारी जानकारी दे रखी है। जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आती रहेगी। अब बात आती है खिलाफत के विघटन के बारे में, क्योंकि जो अब्बासी क्रांति थी वह भी तो पैगंबर साहब के मूल इस्लाम के ऊपर आधारित थी। अब्बासी जो राज्य थे वह कमजोर होते गए। इसके पीछे दो कारण थे। पहला ये था कि जो दूर के जो प्रांत थे यानी जो स्टेट थे उनके ऊपर बगदाद का नियंत्रण जो था वह कम होता गया। बगदाद क्या है, वह इराक की राजधानी है, ठीक है, ये भी एक खाड़ी कंट्री है। तो सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक के गुटों के बीच में झगड़ा होता गया। तो इससे क्या होगा, फूट डालने लगी, वह जो शासन था वह कमजोर होता गया। अब क्या हुआ कि गृह युद्ध और नए राजवंशों का उदय होने लगा। जैसे कि 1810 ईस्वी में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों जिनका नाम था आमिन और मामून, इनके समर्थकों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। परिणाम क्या हुआ कि प्रशासन में गुटबंदी और ज्यादा बढ़ती चलेगी। साथ ही जो तुर्की गुलाम अधिकारी थे उनका भी एक नया शक्ति गुट बनता चले गया। दूसरी ओर शियाओं ने एक बार फिर से सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए संघर्ष भी आरंभ कर दिया। तो एक प्रकार से ये क्रम चलता रहा और इस सब का परिणाम यह हुआ कि छोटे छोटे राजवंश जो थे वो उत्पन्न होने लगे, जैसे कि ताहिरी एवं समानी वंश जो कि खुरासान और ट्रांज़किसियाना के प्रदेश थे। ट्रांज़किसियाना की जो राजधानी थी उस समय वो कुस्तुनतुनिया थी। आज के समय ये तुर्की में शामिल है और इसका जो नया नाम है वो इस्तांबुल है। हालांकि ये इसकी राजधानी नहीं है इस्तांबुल, तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। तो अब ये छोटी सी जानकारी याद रखिएगा। और साथ ही मिस्र और सीरिया में एक वंश हो रहा है, उसका नाम था तुलिनी वंश। तो आपको इनके नाम याद जरूर रखनी है। इसके बाद क्या हुआ कि बुहावियों द्वारा अब्बासी सत्ता का अंत हो गया। ये जो बुहावी थे ना वह शिया समुदाय से संबंधित थे। मैंने आपको बताया था सुन्नी और शिया के बारे में। तो क्या था कि 1945 में ईरान के कैस्पियन क्षेत्र के बुहावियों नामक शिया वंश ने बगदाद जो कि इराक की राजधानी थी उस पर अपना अधिकार कर लिया। और कारण ये हुआ कि जो अब्बासियों का शासन था वह पूरी तरीके से खत्म हो गया और इस तरीके से खिलाफत भी पूरी तरीके से विघटन होता चले गया। हालांकि इसमें खास बात यह थी कि जो बुहावी शासक थे ना उन्होंने खलीफा के पद की प्रतिनिधि को बनाए रखा हुआ था। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार के संबंध में हमारा पार्ट नंबर 2। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। हालांकि जो मैंने आपको 5th टॉपिक पढ़ाया वो एक क्विकली तरीके से पढ़ा है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे कैरेक्टर के नाम ही आ रहे हैं। वो मैंने इसलिए आपको ऐसा करा है, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराऊंगा तो पर्टिकुलर एक एक चीज के बारे में उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बताऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर अवेलेबल होंगे। साथ ही आपके एमसीक्यू टेस्ट और सीबीएसई से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे वहाँ पर भी आस्क कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।